तो इसमें आजकल जो ये प्रथा स्टार्ट कहाँ से हुई? ये डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है जी। हमारे भारत में, कंट्री में। ये तकरीबन आप ये सोचिए कि ये 15 से 20 साल पहले से ही ये कॉन्सेप्ट हुआ है। अच्छा। मैं जहाँ तक देखा कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। जो धारणा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग में बहुत महंगा खर्चा आता है, बिल्कुल नहीं आता। तो मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ कोट पैंट टाई पहन के आ जाइए और सारा का सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर दे दीजिए। कैसे शादी होगा वो एक फिल्म के शो की तरह मैं बोलता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ है। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेन टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, डॉक्टर राजा तालुकदार, हु इज़ वेरी वेल नोन इन द इंडस्ट्री ऑफ इवेंट्स, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट। तो आज हम उनसे डिटेल में बात करेंगे शादी, इवेंट्स और डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजा तालुकदार है और मैं दिल्ली से हूँ और मीडिया हाउस के नाम से मैं पिछले 25 साल से अपनी संस्था है मेरी, जो न्यूज़, फीचर, एडवर्टाइजिंग एंड पीआर एजेंसी के रूप में काम कर रही है। साथ में मैं एलीट इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट का सीईओ भी हूँ, जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स कॉर्पोरेट में है, फैशन शो, एग्जीबिशंस, लॉट ऑफ जो है इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं। और आप कितने साल से हैं इस इंडस्ट्री में डॉक्टर साहब? मैं मीडिया इंडस्ट्री में 35 इयर्स हो गया हमारा और कैरियर हमने 1987 से स्टार्ट किया। उस समय तो मैंने जर्नलिज्म से ही स्टार्ट किया था अपना। अच्छा, पहले आप जर्नलिस्ट थे? हाँ। ओके। तो एज ए ब्यूरो चीफ हमने न्यूज़पेपर में अपना स्टार्ट किया कैरियर। उसके बाद धीरे धीरे कई अखबार समूह का मैंने समाचार के साथ साथ व्यापार प्रबंधन का काम भी स्टार्ट किया। ओके। और फिर दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद जो है तकरीबन 16 बड़े बड़े मीडिया इंडस्ट्री में मैं अच्छे पदों पर रहा और काम किया। साथ में जो है हमने मीडिया हाउस के नाम से मैंने अपना अलग कंपनी भी चलाया, जो बेसिकली उस समय न्यूज़ एंड फीचर में काम कर रहा था। बाद में ये आपका एडवर्टाइजिंग एंड पीआर में दखल हम लोगों ने किया और हमने इसको काफ़ी आगे तक लेके गए। तो आज भी चल रहा है। आप मीडिया हाउस जो है एडवर्टाइजिंग पीआर के साथ साथ इवेंट्स में भी आ गया 2021 से, और हम लोग अलग अलग शहरों में जैसे अवार्ड सेरेमनी है, टॉक शो है, इस ढंग से हम लोग लोगों को सम्मान देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए हम लोग इवेंट्स कर रहे हैं। और साथ में जो हमारी एलीट इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी है वो वेडिंग्स में है, डेस्टिनेशन वेडिंग में है, और व्यापार वेडिंग का मैनेजमेंट हम बेसिकली देखते हैं। अच्छा, तो सपोज दैट कि आपके घर में कोई शादी है और उसको किस ढंग से मैनेज करना है। एक शादी में 50 से ज़्यादा वेंडर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपके घर में शादी है, आप उसमें व्यस्त हैं, आपका परिवार छोटा है, कैसे करें, इतने लोगों को कैसे जोड़े। तो उनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो सारे वेंडर्स को लेके एक जगह जोड़े, बिल्कुल, और एक अच्छे शादी का रूप दे। तो वो काम हमने स्टार्ट किया है और पिछले कुछ साल से कर रहे हैं। और इसमें एक्सपीरियंस इस ढंग से आया कि मैं 2010 में हम एडवर्टाइजिंग के फील्ड के बाद हम लोगों ने वेडिंग इंडस्ट्री में हम लोगों ने कदम रखा। वेडिंग की मैगजीन हम लोगों ने पब्लिश किया, वेडिंग समिट एंड अवार्ड्स में हम लोग आए। ओके। और कंटिन्यू 2010 से 2020 कोरोना काल तक हम लोगों ने किया। फिर 2 साल थोड़ा सा पेंडेमिक के लिए पूरा मार्केट जो है इंडिया का परेशान था, हो नहीं पाया। फिर 2021 से मैंने कंटिन्यू फिर स्टार्ट कर दिया और अभी मैं डेस्टिनेशन वेडिंग के साथ साथ वेडिंग मैनेजमेंट का काम भी हम देखते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको 35 साल तो इस इंडस्ट्री में हो गए, तो कोविड के बाद आपने जैसे इवेंट मैनेजमेंट का आया, तो
कोई पर्टिकुलर रीजन रहा कि जर्नलिज्म छोड़ करके आप इवेंट्स में आए, ऐसा कोई पर्टिकुलर? जर्नलिज्म छोड़ा नहीं है। ओके पुराना रास्ता, पुराना लाइन तो कोई छोड़ता नहीं है जी। अभी भी मैं 6 अखबार समूह का पूरा काम देखता हूँ। अच्छा। हाँ, जो अलग अलग प्रोविंस से दैनिक अखबार जो पब्लिश होते चलते हैं, उसका पूरा नॉर्दर्न का मैं देखता हूँ। और चूँकि आफ्टर पैंडेमिक थोड़ा सा प्रिंट मीडिया, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है नहीं, तो प्रिंट मीडिया थोड़ा सा डाउनफॉल में आया है। अच्छा। लोगों को अखबार जो है पढ़ने की जो थी ललक, वो थोड़ी सी उसमें कमी आई है। सेल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। लोग अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए हैं, या यूट्यूब में ज़्यादा आ गए हैं, या मोबाइल पे ही लोग न्यूज़ या सारी चीज़ें देखने के लिए, तो डिजिटल प्रेजेंस बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ का एक समय होता है जिसमें चेंज आना बहुत ज़रूरी है। जी जी। और समय के साथ खुद को अगर बदलाव ना लाए तो फिर हमारा भी फ्यूचर जो है उसमें सर्टेनिटी नहीं रहती है। तो मैंने फिर देखा कि इसमें जो है इवेंट्स और वेडिंग्स में भी हम आए, और मैं फिर 2021 से मैंने शुरू किया, और अभी तक हमने इस तकरीबन 3 साल के अंदर मोर देन 70 हमने इवेंट्स कर चुका हूँ, जिसमें अवार्ड सेरेमनी है, टॉक शो है, टेलीविज़न शो है, फैशन शो है। और इसमें ऐसा नहीं कि मैं खुद ही सब कुछ किया, कई संस्थाओं के साथ भी हमने एसोसिएट होकर किया। अच्छा। क्योंकि अकेला सब काम नहीं हो सकता, हर लाइन में हम इतना हमारा दखल नहीं है, तो खुद जो कर सकते हैं वो कर रहा हूँ। साथ में अलग अलग जो कंपनियां हैं जो जिसकी महारत हासिल है अलग अलग फील्ड में, कोई फैशन शो में किसी की महारत हासिल है, कोई ब्यूटी प्रेजेंट शो कर रहा है, कोई एग्जीबिशन कर रहा है, तो मैं उन सब के साथ एसोसिएट होके हम अपने इवेंट कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और उसको एक सक्सेस तरीके से जो है उसको एक रूप देते हैं। तो हम डॉक्टर साहब आज बात करेंगे थोड़ा आपकी एलीट इवेंट्स के बारे में और एंटरटेनमेंट के बारे में। जैसे आपने बताया आपने एंटरटेनमेंट में काफ़ी इवेंट्स वगैरह की, तो इसमें बॉलीवुड हॉलीवुड के भी लोग हैं या कोई और? बॉलीवुड के हैं। अभी 2021 में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो एक नया वेंचर स्टार्ट किया, एलीट इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट। तो उस समय क्या था कि पैंडेमिक के बाद सारी स्थितियाँ ख़राब थी, इवेंट इंडस्ट्री की हालत ख़राब थी। मैंने देखा कि सारे जो लोग इवेंट से जुड़े हुए लोग हैं या वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो बड़ा हतोत्साह है। 2 साल उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा। तो उनको फिर से मैं उत्साहित करने के लिए मैंने एक प्लान किया कि हम एक अवार्ड सेरेमनी करें। अच्छा। और एक वेडिंग सबमिट करें, और जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के सबको एक मंच पे लेके आए। अच्छा। और उनको जोड़े, उनको क्या दिक्कतें आ रही है, सरकार की तरफ से क्या दिक्कत है, क्या हेल्प हो सकता है, वो हमने उसमें कोशिश किया कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और मैंने जयपुर में किया, वहाँ पे डबल टी हिल्टन में मैंने मोनी रॉय को बुलाया, वहाँ पे वेडिंग सबमिट किया, वेडिंग अवार्ड्स किए, जिसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा वेडिंग इंडस्ट्री के लोग उसमें भाग लिया, और सक्सेस रहा। फिर हमने 2023 में हमने गोवा में किया, रिसोर्ट रियो में किया, सोहा अली खान को लेके आए, वहाँ भी वेडिंग सबमिट किया, वेडिंग अवार्ड्स किए। हर क्षेत्र के लोग जो हैं वेडिंग इंडस्ट्री में जो जुड़े हुए हैं सबको वहाँ पर बुलाया, उनको सम्मान दिया, अवार्ड्स दिए। वेडिंग से संबंधित हमने टॉक शो किए, क्या क्या दिक्कतें आ रही है, कैसे इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाए, डेस्टिनेशन वेडिंग को कैसे आगे लेके जाए, इन सब पे हमने विचार विमर्श किया लोगों के साथ, और वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद क्या हुआ कि एक के बाद एक करियर जुड़ती गई, लोग हमसे जुड़ते गए, लोग हमें कहे कि आप इतने साल आपका एक्सपीरियंस हो गया इस इंडस्ट्री में, 15 साल से ज़्यादा, तो हम चाहते हैं कि मेरे घर में जो भी बच्चे हैं, शादियाँ हो रही है, आप उसमें भागीदारी करें। तो हमने फिर उसमें डिसाइड ये किया कि हम वेडिंग मैनेजमेंट का काम स्टार्ट करें। अच्छा। वेडिंग मैनेजमेंट एक नया कॉन्सेप्ट है। एक तो होता है वेडिंग प्लान, तो पूरा प्लान करता है, शादियाँ करता है। लेकिन वेडिंग मैनेजमेंट में मैंने क्या किया कि पूरी शादी को हम जो है बिना किसी टेंशन के, आप घर बैठे हैं,
अपने बच्चों के लिए शादी का घर में तैयारी कर रहे हैं, रिलेटिव को बुला रहे हैं, लेकिन पूरा शादी कैसे हो उसकी पूरी जिम्मेवारी हम ले लेते हैं, सारे की सारी। बहुत बढ़िया। और सारे वेंडर्स को लेके आना, कैसे कहाँ से आपका वेडिंग का इनविटेशन कार्ड छपेगा, कहाँ होटल में आपको शादी करनी है, वेन्यू को डिसाइड करना, कौन सिंगर्स आएंगे, खाने की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कपड़े की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कौन डिज़ाइनर से कपड़े आप लेंगे तो ज़्यादा चलेगा, कहाँ से ज्वेलरी ले, ऐसे करके अलग अलग मेकअप आर्टिस्ट कैसा होना चाहिए, सबका मैं सलाह देना। और वर और वधू जी, ब्राइड एंड ग्रूम के दोनों फैमिलीज़ को लेके चलना कि कहाँ पर आप किनसे आप हेल्प ले तो एक अच्छा शादी हो सकता है। तो मैं तो बोलता हूँ कि सिर्फ कोट पैंट टाई पहन के आ जाइए और सारा का सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर दे दीजिए। कैसे शादी होगा वो एक फिल्म के शो की तरह मैं बोलता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए। सोचिए कि 3 घंटे का शो निकल गया या 6 घंटे का 2 शो आपने देखी। क्या बात है डॉक्टर साहब। और बैठे बैठे मैंने पूरा अरेंजमेंट कर देता हूँ, कोई टेंशन फ्री होकर लोग लड़के वाले लड़की वाले सेकेंड डे कहते कि हाँ डॉक्टर साहब ने क्या कर दिया, एक कमाल कर दिया। तो वो चीज़ें बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर शादियों में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है लोगों की। ये खाना में टेस्ट नहीं आया, वो लड़के वाले ने ये जो चीज़ें हैं उसकी स्वागत नहीं हुई, ब्राइडल एंट्री अच्छी नहीं हुई, रूम की एंट्री अच्छी नहीं हुई, यहाँ पर ये कमी है, बैंड में यहाँ दिक्कतें आ गई, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर का टीम आया तो ड्रोन में यहाँ दिक्कत आ गया, यहाँ पर ये चीज़ होना चाहिए थी, ये नहीं हुआ। तो वेडिंग मैनेजमेंट में एक एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हमने जो है मेरी टीम वर्क काम करती है और बड़े पोलाइटली हंसते हुए लोगों को कहते हैं कि आप टेंशन फ्री रहिए, कभी भी टेंशन करेंगे कोई भी चीज़ में कोई सक्सेस नहीं होगा, हंसते मुस्कुराते हुए आप रहिए। मैं आपके शादी को सक्सेस कैसे करके दिखाना है, सबको हंस के मुस्कुरा के मैं विदा कर कैसे करनी है वो हम करते हैं। तो डॉक्टर साहब वैसे आजकल ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इवेंट मैनेजमेंट का या मैरिज डेस्टिनेशन वेडिंग्स का, जो आप बहुत बखूबी निभा रहे हैं और आप लोग काफ़ी पॉपुलर भी हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, तो इसमें आजकल जो ये प्रथा स्टार्ट कहाँ से हुई, ये डेस्टिनेशन वेडिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और क्यों आजकल लोग इतने इसके। डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है जी, हमारे भारत में कंट्री में ये तकरीबन आप ये सोचिए कि ये 15 से 20 साल पहले से ही ये कॉन्सेप्ट हुआ है। अच्छा। पहले तो क्या था कि घर में लोग शादी हो रही है, हलवाई खाना बना रहा है, घर के लोग ही सब कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। जी। 20 साल पहले एक नया कॉन्सेप्ट आया, चलो हम कैटरिंग कंपनी को दे देंगे, वो करेगा जी। हम एक इवेंट प्लानर को दे देंगे, वो पंडाल का व्यवस्था भी करेगा, वो कैटरिंग का व्यवस्था भी करेगा, वो सारी चीज़ें व्यवस्था करेगा। तो ये सब लोग अपने जिम्मेवारी से पहले एक सामूहिक था ना, एक फैमिली, जॉइंट फैमिली था, तो सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को बांट लेते थे। करेक्ट। वो न्यूक्लियर फैमिली हो गए, लोग छोटे परिवार में कहाँ से व्यवस्था करें। सही बात है। तो और सहयोग भी उस हिसाब से नहीं था। पहले जॉइंट फैमिली थी तो सारे लोगों का फंडिंग आता था, काम होता था। अब लोगों के पास दिक्कतें आ गई तो लोगों ने सोचा कि ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दे दिया जाए जो पूरा शादी जो है वो करे। तो वेडिंग प्लानर का प्लानिंग हुआ कि वेडिंग प्लानर लोग नए आए और ये तकरीबन 20 साल पहले के ये काम शुरू हुआ। और हमारे कंट्री में फिर डेस्टिनेशन वेडिंग की आप बात करें तो ये भी पॉपुलर जो है, हमको लगता है कि इसी 15 साल के अंदर ही हुआ है। और आजकल आप देख रहे हैं कि जो भी शादियाँ हो रही है सब डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे, राजस्थान में करेंगे, गोवा में करेंगे, देश के बाहर दुबई में, सिंगापुर में, अलग अलग शहर में करेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग जो है एक आज की डेट में जो है ये भी सोचते हैं कि एक स्टेटस सिंबल भी हो गया लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं जहाँ तक देखा कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। मिडिल क्लास फैमिली में जो लड़के लड़कियां हैं उसका एक सपना होता है कि हम भी फिल्म सेलिब्रिटी के तरह डेस्टिनेशन वेडिंग मेरा भी हो। बिल्कुल। और वो किसी न किसी तरह से माँ बाप की तरफ देखते रहते हैं जी कि मेरे फादर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी। वेन्यू इतना महंगा है, होटल 5 स्टार बहुत महंगा है। उसको देख के मैंने रिसेंटली अभी जो है गोवा में एक रिसोर्ट को मैंने बिजनेस के लिए टेक ओवर किया है। अच्छा। उसका पूरा बिजनेस देख रहा हूँ मैं, एज ए वाइस प्रेसिडेंट देख रहा हूँ। अच्छा। वो साउथ गोवा में एक रिसोर्ट है, गोवा विलाचियो रिसोर्ट एंड स्पा। तो मैंने वहाँ पर एक प्लानिंग ही किया कि हम अब जो डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे वो लिमिट बजट में करेंगे। जो मिडिल क्लास फैमिली
जिनका एक सपना होता है डेस्टिनेशन वेडिंग करने का, मैंने छोटे बजट में 22 लाख 25 लाख 30 लाख के बजट में वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग। और अभी आपने रिसेंटली करी हुई? हाँ किया। अच्छा। तो उसमें हम सारे रूम्स है, ब्रेकफास्ट लंच हाई टी डिनर सारी उसमें पैकेजेस के अंदर है। हल्दी है, मेहंदी है, सिंगर है, एंकर है, सारे चीज़, मेकअप आर्टिस्ट है, मंडप का है, सारा चीज़ है। वो सारा चीज़ हम उसके अंदर किया कि कम बजट के अंदर कैसे किया जाए, ताकि मिडिल क्लास फैमिली के लड़के लड़कियां भी जो है वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना देख पाए। तो हमने अभी स्टार्ट किया है और उसके लिए काफ़ी इंक्वायरीज़ भी आ रहे हैं, लोग हमसे संपर्क भी कर रहे हैं। और जहाँ तक डेस्टिनेशन वेडिंग जो है बड़े होटल्स में या बड़े रूप में आप जो देखते हैं, वो कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी इंसान कर सकता है। खाली उसके मन में ये सोचे कि मुझे करना है। अच्छा, ओके। लेकिन मुझे करना है या डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, इसके लिए कोई नहीं है कि हमको बहुत हाई वेन्यू लेना है। आप ऐसे वेन्यू का भी आप कर सकते हैं, रिसोर्ट को चूज़ कर सकते हैं, बैंक्वेट को चूज़ कर सकते हैं, लेकिन शहर के बाहर करने के में भी आपको पैसा इतना जो सोचते कि वो खर्चा होगा वैसा नहीं है। आप एक सिंपल आप सोचिए कि जो अपने शहर में शादी करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि पूरे गांव से, शहर से, अलग अलग शहरों से रिलेटिव्स बढ़ जाते हैं जी। आपके एरिया के जो लोग हैं, जो उसको अपने बचपन से बड़ा होते हुए देखा है जी। तो पता लग रहा है कि वहाँ पे एक शादी में आप कार्ड बांटने में भी सोच रहे हैं, क्योंकि 1000 2000 3000 लोग आएंगे आएंगे जी। और इतना सस्ता भी नहीं है आज के डेट में। जी। खाने का प्लेट भी महंगा है, वेन्यू भी महंगा है। डेस्टिनेशन वेडिंग में क्या होता है कि सिलेक्टेड लोग जाते हैं, क्योंकि आप अगर मान के चलो मैं गोवा में अभी कर रहा हूँ तो फ्लाइट का खर्चा बहुत ज़्यादा है। करेक्ट। अब लोग रिलेटिव भी होंगे या जो जान पहचान के लोग आएंगे वो आपको दिल्ली से जाएंगे, कितने लोग फ्लाइट का खर्चा करके वहाँ पर जाएंगे इस शादी में। बिल्कुल। यहाँ दिल्ली में अगर होगा तो आप ये सोचिए कि एक फैमिली से 10 लोग जा रहे हैं, चलो कहीं भी होटल मोड़ा 10 लोग चले। वहाँ पर तो ये बात नहीं, फ्लाइट पे आने जाने का सोचना पड़ता है। तो सारी जो चीज़ें होती है कि लिमिटेड लोगों का होता है। एक होटल में रूम अगर आपने 150 रूम लिया है तो आप ये सोच रहे हैं कि 150 में 300 लोगों को ही हमको शामिल करना है, तो हमको भी जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको ही इनवाइट करें, ये भी देखना पड़ता है। रिलेटिव्स आए, सिलेक्टेड लोग आए, है ना। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको एक डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है और अगर आप उसमें अपनी जो गेस्ट लिस्ट को थोड़ा ट्रिम करके रखें तो एक रीजनेबल बजट के अंदर, बहुत रीजनेबल बजट में हो जाता है। ये बहुत जो धारणा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग में बहुत महंगा खर्चा आता है, बिल्कुल नहीं आता है। डेस्टिनेशन वेडिंग के अंदर जो है लोग जो उसकी संख्या इतनी कम हो जाती है कि आप जो दूसरी तरफ से जो खर्चा करने का जो कर रहे हैं वो पैसे का कटअप हो जाता है और एक अच्छा शादी हो जाता है। और लड़के लड़की जिसके मन में ये रहता है कि हमारा डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो वो भी बड़े आसानी से खुश हो जाते हैं और खुश जाता है। तो इंडिया में नॉर्मली कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग पसंद करते हैं ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग का? राजस्थान आज के डेट में काफ़ी है। हाँ, वो तो ग्लोबल मैप के अंदर आई गया, मैप में आ गया है। आपका गोवा में है, केरला में आपका काफ़ी हो रहा है। अच्छा। आपको आजकल कहीं बचा हुआ नहीं है। अच्छा। लोग अपने स्टेट से बाहर निकल के कहीं भी करे, अच्छी जगह वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो गया। ऐसा नहीं है, आपके दिल्ली से भी बाहर निकल के जाते हैं। आप जब भी आप गुड़गांव क्रॉस करते हैं उसके बाद ऐसे ऐसे रिसोर्ट बन गए जहाँ पर लोग करते हैं। घर से बाहर निकल के एक नया जगह पर करना वही डेस्टिनेशन वेडिंग है कि नहीं। अच्छा, अगर हम कॉस्ट की बात करें सारी, अब एज एन इंडिया हम एक जोन ले लेते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, मसूरी हो गया, कोई भी ऐसी जगह, तो सबसे एक्सपेंसिव और सबसे चीपेस्ट की अगर हम बात करें तो कौन सी रेंज में कौन कौन सी जगह आ जाएंगे, जैसे मोस्ट एक्सपेंसिव और दी चीपेस्ट अमंग? देखिए, एक्सपेंसिव तो वेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है जी। अब राजस्थान में ऐसे ऐसे वेन्यू है जहाँ पर रूम के रेंटिंग जो है 1-1 लाख रुपए रूम के रेंट। अच्छा। जो आपको फिल्म सेलिब्रिटीज़ के होते हैं, ओके। अब वो होटल्स का नाम हम नहीं किसी को मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि किसी को मैं माइलेज देना नहीं चाहता जी, और उनके रेट्स के ऊपर भी मैं कोई तर्क नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसे ऐसे होटल से जहाँ पर टीवी सेलिब्रिटी, फिल्म सेलिब्रिटी करते हैं तो
बहुत बजट कहाँ से चला जाता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो हमारी जनरल व्यूअर्स को बताने के लिए आप ये बताएं डॉक्टर साहब, क्योंकि सिंस यू बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जो डेस्टिनेशन इंडिया में जितनी भी है जहाँ पे मैरिजेस प्रोमिनेंटली होती हैं, तो ऐसी कौन सी जगह है जो सबसे वैल्यू वाइज सबसे ज़्यादा हाई है और चीपेस्ट और दी हाईएस्ट, अगर आप कुछ थोड़ा सा लाइट करना चाहें? वैल्यू वाइज हम हाई की बात यहाँ पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी स्टेट के किसी भी हम डेस्टिनेशन वेन्यू की बात करें, ऐसे शहरों की बात करें, तो फिर वो अदर शहर उस पर इफेक्टेड हो जाएगा, अदर वेन्यू इफेक्टेड हो जाएगा। अच्छा, ओके। और अभी के डेट में सब वेन्यू अपने आप में बड़ा अच्छा है। राजस्थान में एक से एक रिसोर्ट्स हैं, एक से एक होटल है जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग हो रहे हैं। ओके। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कॉर्पोरेट कराने के लोगों का हो रहा है। अच्छा। खाली राजस्थान ही नहीं है, गोवा में हो रहे हैं, केरला में हो रहे हैं, आजकल तकरीबन हर जगह पे डेस्टिनेशन का अच्छे मेनू हो गए हैं और सभी शादियाँ अच्छी हो रही है। और ऐसा भी कोई बात नहीं कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वही सक्सेसफुल है, वो भी नहीं है। आप अपने शहरों में भी जो शादी कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल है, वहाँ भी है। आपने ऐसे अभी रिसेंटली कई कॉर्पोरेट घराने में आपने शादियाँ देखा, बॉम्बे में भी अपने शादियाँ देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए। चाहते तो डेस्टिनेशन वेडिंग करते जी, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ पर किया, सबको बुलाया, पूरे देश के लोग आए, एक से एक दिक्कत लोग, जी जी जी, सभी ने देखा भी। सभी ने देखा भी उसको टीवी पे। तो शादियाँ इवेंट कितना सक्सेसफुल है, कैसे मैनेजमेंट वहाँ हो रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, क्वालिटी कैसी है, लोगों के आने की क्वालिटी कैसी है, खाने से लेके वहाँ का प्रबंधन कैसा है। यही हम सबसे बड़ी बात आपसे बता रहे थे कि जो काम बड़ा बड़ा इवेंट प्लानर नहीं कर पाया, वो काम हम लोग अब करना शुरू कर दिया। हम लोग वेडिंग मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। कैसे शादी सक्सेसफुल हो, कैसे कॉर्पोरेट घराने के लोग या बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो उनको यही टेंशन लगा रहता है, शादी ठीक हुआ, रिश्ता जब तय होता है उसके बाद से शुरू होता है कि कौन सा वेन्यू करे, मेरे लेवल के हिसाब से कौन सा वेन्यू अच्छा होना चाहिए। वो खाली सलाह लेते रहते रिश्तेदारों से कहाँ पर करे जी। उसके बाद कपड़े बेटी का कहाँ से बनाए, सब्यसाची से बनाए कि इसी डिजाइनर से बनाए, हर चीज़ शादी के एक एक जो चीज़ें की जरूरत पड़ती है उस पर लोग। लेकिन वेडिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम लोग सलाह देते हैं कि देखिए जो चीज़ें आपको यहाँ पर इतना कॉस्ट में मिल रहा है उसके आधे कॉस्ट में हम आपको अवेलेबल कराते हैं। आज जो सिंगर्स को आप बुला रहे हैं 50 लाख में, 40 लाख में, वो हम लोग को उनको पता है। मैंने उनका स्टार्टिंग शुरुआत से अतीत से लेकर अब तक का दौर देखा है, मैंने उस समय से हम लोग की दोस्ती रही है। अच्छा। तो वो जो 50 लाख 40 लाख की बात करते हैं, मैंने देखा कि उसको हम लोग 20 लाख में लेके आते हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे सिंगर्स को मैं 5 लाख में 3 लाख में लेके आया हूँ, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आया हूँ जो अगर वो डायरेक्ट कोई माँ बाप कोशिश करे कि हम उस सेलिब्रिटी को लेके आए अपने यहाँ पर, तो हम उससे समझिए कि आधे से भी कम रेट में हम ले जा रहे हैं। तो इतना पैसा बचा देते हैं जो एक सामने वालों को लगता है कि हम एक ऐसे पर्सन को वेडिंग मैनेजमेंट का काम दिए हैं, वो सफल भी हो रहा है। अब बहुत ही हम लोग नॉमिनल फी लेते हैं ताकि किसी को चुभे नहीं, एक दौड़ भाग करने का फी लेते हैं, एक उनको अपना समय जो दे रहे हैं, अच्छा समय दे रहे हैं और एक सक्सेस करने उसका एक चार्जेस लेते हैं, जो सामने वाले को भी लगता है कि ये बड़ा जेन्युइन है और ये चीज़ें हम करें तो मेरा दौड़ भाग, मेरा जो उसके पीछे जितना हम भागेंगे वो उससे बहुत कम रेट में अब ये आदमी कर रहा है और मेरा पैसा भी बचा रहा है। बहुत तो हम वो काम कर रहे हैं, सक्सेस करके कर रहे हैं और काफ़ी मतलब है कि कॉस्ट इफेक्टिव कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसे जो आप इवेंट्स करते हैं उसमें नॉर्मल लेवल पे चैलेंजेस किस टाइप के होते हैं, मतलब किस चीज़ को आप ज़्यादा इनकाउंटर करते हो जो कहते हैं जो इसके अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है विच यू मैनेज विद ईज, मतलब जो आप बड़े कंफर्टेबली मैनेज कर पाते हो, ऐसी कौन कौन से चैलेंजेस आपको लगता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि आदमी जब वेन्यू सेट करता है तो उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा एक वेन्यू है, यहाँ का खाने पीने का टेस्ट भी अच्छा हुआ, सब कुछ होगा, वहाँ पर तो वो सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि वो वेन्यू ऐसा होता है कि वहाँ पर उन वेन्यू ही होटल ही अपना लेवल को मेंटेन करने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। जी जी। लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें होती है, अदर जो वेंडर्स की जो चीज़ें होती है उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है
किस ढंग से जो है वहाँ पे फ्लावर की सजावट कैसे हो, छोटी छोटी चीज़ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो कहीं भी छोटा सा एक बैंड भी जो है वो भी अगर ब्यूटीफुल उसका प्रेजेंटेशन ना हो, ब्राइडल एंट्री प्रेजेंटेशन ना हो, ग्रूम की एंट्री ना हो, तो सारा चीज़ें जो है हल्दी का रस्म है, कैसे गाना, कैसे सिंगर्स हो रहे हैं, कैसे मतलब हर छोटी छोटी चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। और उसमें डायरेक्शन भी आता है, लड़की भी आके हमको समझाते हैं कि हाँ इस ढंग का होना चाहिए। लड़के वाले ही बोलते हैं मेरी तरफ से ये जो चीज़ें हैं मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रेस्पेक्ट की बात है, ज़िंदगी में शादी एक ही बार होता है, तो वो सब चीज़ों को बड़ा ध्यान से हम लोग को संभालना पड़ता है। तो कोई ऐसा कोई इंसिडेंट डॉक्टर साहब आप बताना चाहें, इतने सारे आपने इवेंट्स कराए जहाँ पे आपको थोड़ा चैलेंज आया और उसको? मेरे को कोई चैलेंज नहीं आया। अच्छा, अभी तक कोई ऐसे अभी ऐसा कोई चैलेंज, क्योंकि मैं ऐसा कोई मैं ऐसा कोई चीज़ कोई कमी छोड़ता ही नहीं हूँ कि कोई चैलेंजेस आया। अब किसी को मैं नाराज़ होकर जाना ही नहीं देता। हम सबको यही बोलते हैं कि आप एकदम टेंशन फ्री रहिए, खुश रहिए जी। काम करके देना हमारा काम है। एक सक्सेसफुल कैसे इवेंट हो, आदमी देखिए हॉस्पिटलिटी सबसे मेन चीज़ है। करेक्ट। व्यवहार, आदमी आता है कुछ देर के लिए आता है शादी में और 1-2 घंटे के अंदर अगर उसको वो चीज़ ना मिले, खातिरदारी ना मिले, आओ भगत अच्छा ना हो, वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस। मैं एक जो लोग आते हैं वो सबको मैं उनको स्वागत करना कैसे है, गेस्ट मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, उनको लेके आपने खाना खाया कि नहीं, आपने यहाँ पर लेके मतलब उनको एक एक कस्टमर के पास जाके उनके बारे में उनको बोलता हूँ कि आप यहाँ पर ये सर्विसेज आप इसको भी अटेंड कीजिए। तो उसमें कहीं पर कोई नाराज़ होने की कोई सवाल ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपको पता ही है इवेंट तब होते हैं या डेस्टिनेशन मैरिज तब होती है जब शादियाँ होती हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ऐसे पूरे जो जिसकी वजह से ये शादियाँ होती हैं तो ज़रूर उस शादी के पीछे कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल होता है, और मेजरली आजकल आपको पता ही है ट्रेंड है मैच मेकर्स का, मैट्रिमोनियल कंपनी का। तो उन लोगों का क्या रोल है और उनको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? देखिए, जो भी आपको ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जो शादियों का करते हैं उसमें कोई आप ये सोचिए कि भरोसा नहीं कर सकता जी। वहाँ पे क्या है कि लड़के की जो है उसके बारे में आपको जितना भी दिया हुआ है वहाँ पर डिटेल्स दिया, आप उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, लड़की के ऊपर भी विश्वास करते हैं। करेक्ट। और वो कितना सही है कितना गलत है ये आइडिया नहीं लगता, हम तो भरोसा करते हैं कि वो सही होगा जी। लेकिन जब शादी होती तो पता लगता है कि कहानी कुछ और है जी, लड़के के कैरेक्टर में कमी है, लड़के इसीलिए डाइवोर्स के केसेस ज़्यादा हो रहे हैं जी। पहले डाइवोर्स के केसेस कहाँ थी? करेक्ट। कहाँ फैमिली कोर्ट था? करेक्ट। ये सब तो चीज़ था नहीं। तो हम ऑफलाइन सर्विसेज जो है मैट्रिमोनियल एजेंसीज हैं, मैं उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करता हूँ। अच्छा। मैंने काफ़ी ऑफलाइन सर्विसेज को देखे हैं जो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमने देखा जैसे मान के चले अभी मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूँ दिल्ली में ही है साइकोरेंट मैट्रिमोनियल है जी। वो साइकोरेंट मैट्रिमोनियल में मैं देखता हूँ इतना अच्छा जो भी रिश्ते लेके आते हैं जी, वो मैंने किसी को दुखी होकर जाते नहीं देखा। अच्छा। सारे जो लोग हैं कि सक्सेसफुल रेट है जी, वो वेरीफाई करते हैं लड़के के बारे में, वेरीफाई लड़की के बारे में वेरीफाई करते हैं, परिवार का कैसा स्टेटस है जी, वाकई में कोई फेक है कि नहीं है जी, उनका वर्थ क्या है जी, उनका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हमको लगता है कि सारी चीज़ें अगर ध्यान में रख के एक परिवार को दूसरे के बारे में बता दिया जाए पहले ही कि देखिए लड़के के बारे में ये चीज़ें में हमें पता लगा, लड़के वाले को ये रात में कहाँ जाता है, दिन में कहाँ जाता है, कैसा इसका कैरेक्टर है कैसा जी, तो सारी चीज़ें अगर वो पूरा उसके बारे में बता दिया जाए, लड़की वाले को भी बताए, तो हमको लगता है बाद में जाके कोई दिक्कतें नहीं होती है। शादी के बाद जो टूटने की कगार होती है वो नहीं होती। इसीलिए जो मैं ऐसे मैट्रिमोनियल सर्विसेज के ऊपर काफ़ी विश्वास करता हूँ और हम लोगों को रेफ़र भी करते हैं। अच्छा। कि आप ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पे एक रिलायबल है, इतने सालों से ही मार्केट में टिके हुए हैं। नए लोगों के ऊपर तो कोई भरोसा नहीं है, जो लोग आजकल मैट्रिमोनियल एजेंसी चला रहे हैं फिर 1 साल 2 साल के बाद बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि ये इस लाइन में बहुत कुछ फ़ायदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग काम ही नहीं कर पाते। जो संस्था पूरी तरह से जो है इसके प्रति समर्पित है जी, उनके लोग जो इतने सालों से जुड़े हुए हैं जी, वो लोग वाकई में जो है अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उन्हीं को रेफ़र करता हूँ।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके इवेंट से मेरे को एक बात और पूछनी थी, आपके पास क्या यंग कपल्स भी आते हैं कि आप हमारा डेस्टिनेशन कर दें, या पेरेंट्स ही इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? देखिए, जो सोशल मीडिया है ना, उसमें तो लड़के लड़कियां जो है खुद ही देखते हैं, जी खुद ही आजकल चॉइस करते हैं, मम्मी पापा को सलाह देते कि मम्मी हमको यहाँ करना है, पापा हमको यहाँ करना है। जी तो लड़के लड़कियां को ज़्यादा चॉइस होता है जी माँ बाप की चॉइस से ज़्यादा लड़के, क्योंकि माँ बाप तो सोचते हैं कि हम ऐसे जगह कर दें जहाँ पर मेरे सारे रिश्तेदार आ जाएं, है ना, सारे पुराने लोग भी हैं, सबको खुश करें। क्योंकि शादी के बाद शुरू होता है कि तुमने तो हमें नहीं बुलाया, जी रिश्तेदार की तरफ से भी होंगे, आस पड़ोस के लोग से भी होंगे, जान पहचान के लोग से भी। तब बोलते हैं लोग कि नहीं, हमारे बेटी का चॉइस ऐसा था, बेटे का चॉइस ऐसा, दामाद का चॉइस ऐसा था, क्या करे, वो कोई नहीं था। तो लड़के लड़के को चॉइस ही हम देखते हैं थोड़ा ज़्यादा होता है डेस्टिनेशन वेडिंग में। अच्छा, ये बात आपने अभी बात करी कि आपने एक गोवा में प्रॉपर्टी अक्वायर करी है, तो उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताया, जहाँ पे आप अच्छी वेडिंग कर रहे हैं। एक्चुअली क्या था कि मार्च के महीने में मैं एक इवेंट के सिलसिले में गोवा गया था। अच्छा। और उस समय मैंने देखा जो मेरे गेस्ट लोग आने वाले थे, तो होटल में वहाँ पर जगह नहीं था, किसी भी होटल्स के अंदर सब। अच्छा। इतने भीड़ थी। गोवा में मैं एक दिन पहले ही पहुँच गया था, काफ़ी वहाँ पर मतलब है कि टूरिस्ट का जो स्थिति देखा, तो जबकि सीजन ऑफ होने का टाइम था उस समय, तो मुझे ऐसा लगा कि पूरे देश से, पूरे विदेश से लोग वहाँ आते हैं। अच्छा, ऐसा एक प्लेस है जहाँ पर लोग आते हैं। बिल्कुल। और सबका एक ड्रीम होता है गोवा घूमेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि हम एक ऐसे जगह के साथ अपना एक शुरुआत करें, एक नया अध्याय शुरुआत करें, जहाँ पे हम, जिनके मन में तमन्ना है कि गोवा घूमने जाए, उनको हम उनके सपने को साकार करें। हाँ। तो मैं एक रिसोर्ट, साउथ गोवा में एक रिसोर्ट है, गोवा विलाजियो रिसोर्ट एंड स्पा, ओके। उनके प्रबंधन के साथ हमने टाई अप किया। अच्छा। उनका पूरा व्यापार बिजनेस में देखने के लिए हमने उनके साथ टाई अप किया। ओके। मैं उनका एज ए वाइस प्रेसिडेंट उनका काम पूरा नॉर्दर्न रीजन देख रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओके। तो वहाँ रहना संभव नहीं है। वहाँ पे हम क्या है कि एवरी मंथ जो लोग गोवा घूमने के लिए जाना चाहते हैं, जी, उनको बहुत ही कम बजट के अंदर उनको घुमाने का हमने निर्णय लिया। ओके। इसमें साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा टूर, क्रूज पार्टी, अच्छा, कैसीनो पार्टी, उसके अंदर बॉलीवुड डांस पार्टी, बीच पार्टी, सब इतना पार्टी, इतना एंजॉय करके 3 नाइट 4 डे हुए, कैसे एंजॉय करके आए, जैसा लगा कि हाँ, ज़िंदगी में जो चीज़ का सपना था वो पूरा हो जाए। बहुत बढ़िया। तो वो हमने वहाँ पर किया। साथ ही हमने वहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल सम्मान समारोह, अवार्ड सेरेमनी का स्टार्ट किया है। अच्छा। जिसमें जो लोग टैलेंटेड पीपल हैं, सिंगर्स हैं, जिनका ख्वाब है कि मैं इंडियन आइडल में जाऊँ, सारेगामा में जाऊँ, अच्छा, नहीं हो पा रहा है, उनकी प्रतिभाओं को लेके मैं वहाँ लेके जाता हूँ। इंस्ट्रूमेंटल जो बैंड बजाना चाह रहे हैं उनको मैं लेके जाता हूँ। जो लोग सम्मान के काबिल हैं, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, लेकिन उसको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, मैं बिना किसी स्वार्थ का, बिना किसी दुविधा का, मैं उनको कहता हूँ कि आप आ जाइए एक बार। अच्छा। और मैं आपको वहाँ पे सेलिब्रिटी लोगों के बीच में हम उनको सम्मान करेंगे। तो उनको अवार्ड दे के सम्मानित भी करते हैं। उनको हम घुमाने का काम भी करते हैं। बहुत बढ़िया। और ये सक्सेसफुल है। अभी इस साल मेरा 4 ऑलरेडी अवार्ड हो चुका है। अच्छा। और 5th अवार्ड सेरेमनी हम 29 को हम करने जा रहे हैं। तो इस ढंग से छोटे छोटे इवेंट्स के थ्रू क्या होता है कि लोग थोड़ा सा एक मन भी बना लेते हैं जी कि जाएंगे वहाँ पे, सम्मान भी मिलेगा जी, और सोशल मीडिया में भी खुद को चमकाएंगे। बिल्कुल कि मैं गोवा घूम के भी आ गया और एक हमको वहाँ पर सम्मान भी मिल गया। बहुत बढ़िया। तो इस ढंग से हम कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, हमारे पास मुझे लगता है कि बिना स्वार्थ का अगर अच्छे लोगों को जोड़े तो ये बहुत आगे तक लोगों को संबंध बना के रख सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हमारे और भी लिस्ट हैं सवालों के, जो हम एक अगले पॉडकास्ट में डिटेल में बात करेंगे। आपका इस शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, viewers, for watching this program. For all your matrimonial requirement, please contact Psychoran Matrimonials on the following number. Thank you so much. Bye-bye.